फिर दिखाया जाता है ब्लेड बेहोश होकर नीचे गिर गया था और पाब्लो उसे देखकर स्माइल करने लगता है। फिर वो कहता है, बच्चे सच में तुमने बहुत ही कमाल का काम किया। लेकिन पीछे से एंड्रे चिल्लाते हुए कहता है, ऑरा, इसने ऑरा का यूज किया। डुअल में ऑरा का यूज करना सख्त बना था, इसलिए ये लड़का डुअल से डिस्क्वालीफाई होता है। फिर पाब्लो उसके तरफ गुस्से से देखकर मन ही मन सोचने लगता है, ये कितना बड़ा बेवकूफ है। क्या उसे अपने सामने खिला हुआ ये खूबसूरत फूल दिखाई नहीं दे रहा? ऐसा लगता है कि उसे बस अपना नुकसान ही दिखाई दे रहा है। फिर तभी पाब्लो के पास जोसेफ और जैगर आने लगते हैं। फिर जोसेफ पाब्लो के पास आके कहता है, सर पाब्लो, एक नाइट की ड्यूटी को निभाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर पाब्लो कहता है, मैंने तो बस अपनी ड्यूटी को ही किया है और इसके अलावा ये पल मेरे लिए भी काफी ज्यादा हॉनरेबल था। फिर जोसेफ प्रीस्ट के पास चले जाता है और उससे पूछता है, क्या ये ऑरा था? फिर वो प्रीस्ट कहता है, हाँ बिल्कुल ये ऑरा था। फिर जोसेफ कहता है, इस डुअल के रूल और स्वॉर्ड मास्टर के कोड के बीच दोनों में से कौन ज्यादा बड़ा है? और उसकी बातें सुनकर प्रीस्ट भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर हमें स्वॉर्ड मास्टर कोड के बारे में बताया जाता है। स्वॉर्ड मास्टर ये प्रेस्टिजियस टाइटल से जुड़ा एक कोड है जो मैनकाइंड की हिस्ट्री में केवल एक ही पर्सन के पास रहता है और वो है स्वॉर्ड मास्टर। फिर जोसेफ कहता है, स्वॉर्ड मास्टर कोड एक ऑनर और एक ड्यूटी है और ये रॉयल अथॉरिटी के साथ रिलेटेड है। एंड्रे हेनाल, इस जगह डुअल के रूल और स्वॉर्ड मास्टर के कोड दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। क्या हॉनर पहले आती है या ड्यूटी? कोई भी इस बात को नहीं बता सकता कि दोनों में से पहले कौन आता है। मेरा मानना है कि आज के बाद हमें होली सी और क्राउन को रिपोर्ट करना चाहिए। जिस बात को सुनकर एंड्रे हेनाल हैरान और गुस्सा भी हो जाता है। जब तक वो लोग इसका सही से फैसला नहीं ले लेते तब तक इस डुअल का आउटकम पोस्टपोन रहेगा। फिर बताया जाता है, इस दुनिया में जितने भी यंग लोग हैं और जितने भी नाजुक चीजें हैं उसे सही तरह से खेलने का हक है। पोटेंशियल खूबसूरत होता है और वो यंग लोग जो इसे अपने वर्ल्ड में एक्सप्रेस कर पाते हैं वो काफी प्रीशियस होते हैं, इसलिए नेचुरली उस मोमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। वे सभी जो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर को अपनाते हैं वो मेरे नाम की शपथ लेते हैं कि आप अपना ड्यूटी पूरा करेंगे। फाउंडिंग किंग और एक स्वॉर्ड मास्टर के तौर पे मैं फ्रोसेन अपना फर्स्ट कोड की घोषणा करता हूँ। और गाइस, मेरा सिर्फ एक गैस है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो ब्लेड का सिस्टम है या तो वो एम्परर से रिलेटेड है या तो वो इस फाउंडिंग किंग फ्रोसेन से रिलेटेड हो सकता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और ब्लेड बिस्तर में बेहोश पड़ा होता है। फिर वो जब होश में आता है तो वो कहता है, गोथे मुझे पानी दो। फिर वो ग्लास में पानी भरने लगता है। फिर ब्लेड कहता है, मेरी हर एक हड्डी जोर जोर से दर्द कर रही है। फिर वो कहता है, ये लो पानी। पर ब्लेड उसकी आवाज सुनकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि पानी देने वाला उसे गोथे नहीं बल्कि जोसेफ था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं सर जोसेफ? फिर जोसेफ कहता है, मुझे तुम्हें देखकर खुशी हुई कि तुम जल्दी से रिकवर हो गए। फिर ब्लेड कहता है, मुझे इसके लिए माफ कर दीजिए। फिर जोसेफ कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें अभी आराम करना चाहिए। फिर जोसेफ कहता है, क्या कोई ऐसी पर्टिकुलर जगह है जिस जगह तुम्हें काफी दर्द हो रहा हो? फिर ब्लेड कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। फिर जोसेफ कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम इतना कुछ कर सकते हो। तुम्हारे वजह से ये डुअल पोस्टपोन्ड हो गया है। फिर ब्लेड कहता है, आपके पोस्टपोन्ड कहने का क्या मतलब है? फिर जोसेफ कहता है, इसका मतलब ये है कि जो रिजल्ट आने वाला था उसे रोक दिया गया है। सिचुएशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था क्योंकि डुअल के रूल और स्वॉर्ड मास्टर के कोड एक दूसरे से टकरा रहे थे। फिर ब्लेड अपने मन ही मन सोचने लगता है, क्या स्वॉर्ड मास्टर कोड? एक बार सिस्टम ने मुझे ये बताया था। फिर जोसेफ बताता है, एक नाइट बनने के लिए स्वॉर्ड मास्टर कोड की शपथ लेनी पड़ती है और अगर ये चीजें अच्छी रही तो तुम भी एक दिन नाइट बनोगे और ये शपथ लोगे। फिर ब्लेड उसकी बातें सुनकर हैरान हो जाता है और अपने मन ही मन सोचने लगता है, क्या एक नाइट? और वो अपने आप को एक नाइट की तरह इमेजिन करने लगता है। फिर जोसेफ खड़े होने लगता है और कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपना अच्छे से ख्याल रखोगे और इस जगह पर ज्यादा लंबे समय तक रुकना हमारे लिए दिक्कत दे सकता है, तुम समझ रहे हो ना? फिर ब्लेड कहता है, हाँ मैं आपकी बातों को समझ रहा हूँ। फिर ब्लेड कहता है, मैं अभी भी ऐसी हालत में चल के जा सकता हूँ। फिर जोसेफ कहता है, नहीं ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि मैं इस तरह का पर्सन हूँ जो उन चीजों को संजोता है जो उसके लायक हैं। फिर उसके बाद हमें दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ लेडी एलिशा मेहमानों के बारे में पूछ रही थी। फिर उसका पर्सनल नाइट डुंकन कहता है, गेस्ट एक एक करके जा रहे हैं। फिर लेडी एलिशा कहती है, ये काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, मैं उन्हें ठीक से वार्निंग भी नहीं दे पाई। और क्या एंड्रे भी यहाँ से चले गए? गाइस, तो मैं उसके पर्सनल नाइट डुंकन को बटलर कहूंगा। फिर बटलर कहता है, आखिरकार इसमें देरी हो ही गई
गई है और मैंने प्रीस्ट के लिए चर्च को पर्सनल प्रोटेक्शन के बारे में कहा है। फिर लेडी एलिशा कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा, जो लोग मुझे नीचे धकेलने की इतना ज्यादा कोशिश कर रहे थे वो लोग इतने आसानी से यहाँ से चले गए। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरे दिल को किसी ने मरोड़ दिया हो। फिर बटलर कहता है अभी इसके लिए काफी ज्यादा समय है। इस उथल पुथल से भरे हुए समय में तुम्हें भी टफ बनने की जरूरत है और अभी के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट डेरमर के ऊपर पूरा कंट्रोल करना है। फिर लेडी एलिशा कहती हाँ ये बात मैं जानती हूँ। फिर वो पूछती है आखिर लेमन की हार्वेस्टिंग कैसे चल रही है। फिर बटलर कहता है अभी बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है। फिर लेडी एलिशा कहती है अगर इसी तरह से प्रोडक्शन गिरता रहा तो क्या हमें स्विच करके दूसरे प्लांट को नहीं लगाना चाहिए। फिर बटलर कहता है क्या हम कुछ समय इंतजार करके देख सकते हैं। अचानक इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर को ऐसे ही बदलना कोई ऐसा मामला नहीं है जिसका फैसला हम इतने आसानी से ले सकते हैं। फिर लेडी एलिशा कहती है आपने बिल्कुल सही कहा, इस पॉइंट में आने के बाद इसका फैसला लेना काफी ज्यादा मुश्किल है। फिर वो कहती है आखिरकार हमने माउंटेन के जैसे ट्रायल को खत्म कर दिया लेकिन हमारे सामने एक और माउंटेन आ गया। फिर वो सामने की तरफ देख के हैरान हो जाती है। फिर वो बटलर को कहती है ज्यादातर नाइट को तो हॉर्स राइडिंग करने आती है, मैंने सही कहा ना। फिर बटलर कहता है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, अगर वो लोग हॉर्स को राइड नहीं कर सकते तो वो लोग अपने आप को एक नाइट भी नहीं कह सकते। ये बिल्कुल तुम्हारे शॉट के जितना ही इम्पोर्टेंट है जो तुम्हारे पास होना ही चाहिए। फिर लेडी एलिशा स्माइल करते हुए कहती है ऐसे लगता है आखिरकार भगवान ने तुम्हें सारी चीजें नहीं दी हैं। उसकी बातें सुनकर बटलर भी कंफ्यूज होते हुए खिड़की की तरफ देखने लगता है। फिर वो उसे देखकर कहता है मैं सर जगर के अंदर के दर्द को महसूस कर सकता हूँ। और दिखाया जाता है जगर ब्लेड को हॉर्स राइडिंग करना सिखा रहा था लेकिन वो नीचे गिर जाता है। फिर वो उठने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसके कमर में दर्द दे रहा था। फिर जगर कहता है तुमने कहा नहीं था कि तुम एक्सपेंसिव घोड़े की सवारी कर सकते हो। फिर ब्लेड कहता है मुझे लगता है कि इसे और ज्यादा एक्सपेंसिव होना चाहिए। लेकिन उसकी बातें सुनकर जगर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो उसके सिर के ऊपर एक पंच मार देता है। फिर वो कहता है बच्चे तुम्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए कि तुम क्या बोल रहे हो। फिर ब्लेड अपने सिर को पकड़ते हुए कहता है लेकिन मैं सच में पिछली बार घोड़े के ऊपर चढ़ने में कामयाब हो गया था लेकिन घोड़े की सवारी गोते कर रहा था और मैं उसके पीछे बैठा हुआ था। फिर गोते कहता है हाँ सर जगर ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर जगर सोचने लगता है ये बात तो सच में सीरियस है, मुझे ऐसे लगा था मैं इसे खुद सिखाऊंगा तो ये सीख जाएगा लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ब्लेड में नहीं बल्कि घोड़े में है। यहाँ तक कि मेरा भी घोड़ा इसे देखकर डर गया जैसे कि इसके अंदर कुछ ऐसा है जिससे वो डर गया हो। फिर जगर कहता है इतना आज के लिए काफी है। फिर ब्लेड कहता है तो क्या आगे की प्रैक्टिस हम कल करेंगे। फिर जगर कहता है नहीं कल हम स्कीप करेंगे। फिर ब्लेड कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं घोड़े की सवारी करना कब सीखूंगा। फिर जगर कहता है इसे अभी के लिए डिले कर देते हैं। फिर ब्लेड कहता है मैं यहाँ आने के बाद इसे कई बार सुन चुका हूँ। फिर जगर कहता है तो क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है। फिर ब्लेड कहता है हाँ छोटी सी। फिर जगर कहता है इस दिक्कत को इतना जल्दी नहीं सुलझाया जा सकता, पहले हम स्टोरमा वापस लौटेंगे, वहाँ पहुँचने के बाद हम इसके बारे में दोबारा सोचेंगे। मेरे पास आज के लिए कुछ काम है जो मुझे करना है। फिर वो वहाँ से चले जाता है। फिर गोथे कहता है आखिर क्यों तुम्हें घोड़े देखकर नफरत करने लगते हैं, जैसे जैसे समय बीतते जा रहा है दिन ब दिन ये बढ़ते जा रहा है। फिर ब्लेड कहता है ऐसा भी तो हो सकता है कितना भी महंगा घोड़ा क्यों ना हो वो काम ना करे। फिर गोथे कहता है कैसे रहेगा कि तुम एक गाय की सवारी करो, ऐसे कई लोग हैं जो लोग दूसरे एनिमल की सवारी करते हैं। फिर ब्लेड कहता है तुम कुछ जरूरत से ज्यादा ही बोल रहे हो, तुम्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए। फिर गोथे कहता है आपको पहले अपने आप को देखना चाहिए, अगर आप कैरेज में दोबारा घूमते हैं तो मैं श्योर हूँ कि सर जगर को ये पसंद आएगा। फिर वो कहता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए ताकि मैं इस जेंटलमैन को अपने अस्तबल में पहुँचा सकूँ। फिर ब्लेड सोचने लगता है आखिर प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। फिर सिस्टम कहता है शायद ऐसा हो सकता है कि तुम ज्यादा ही फास्ट मूव करते हो और एनिमल कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव होते हैं। फिर ब्लेड कहता है तो मुझे क्या करना चाहिए। फिर सिस्टम कहता है तुम्हें सबसे पहले अपने मोमेंटम को कंट्रोल करना सीखना होगा और ये उन चीजों में से एक है जो तुम्हारे मेंटल वर्ल्ड को कंट्रोल करती है। अगर तुम ऑरा को अच्छे से यूज कर सकते हो तो तुम मोमेंटम
मोमेंटम को भी कंट्रोल कर सकते हो। फिर ब्लेड कहता है मैं तो चाह के भी उसे नहीं निकाल पाता, और ऑरा ही वो खुद है जो अपने आप गायब हो जाता है। फिर सिस्टम कहता है ये चीज तो नेचुरल है, तुम इसे सिर्फ रियल बैटल में ही ट्रेनिंग और मास्टर कर सकते हो। जगर की बातों को याद रखो, तुम चलने से पहले दौड़ नहीं सकते। फिर ब्लेड कहता है ठीक है। फिर वो कहता है उन्होंने कहा था कि हम कल फेयरवेल सेरेमनी के बाद इस दुनिया वापस लौटेंगे, तो मुझे एक आखिरी बार उस जगह से घूम के आ जाना चाहिए। और वो उसी स्नेक स्पिरिट के पेड़ की तरफ देख रहा था। फिर उसके बाद हमें दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ जोबेट अपने मन ही मन सोच रहा होता है मैंने अपने मिशन को फेल कर दिया, लेकिन मैं श्योर हूँ कि लॉर्ड इसके बारे में समझेंगे अगर वो एक बार इस सिचुएशन के बारे में सुनेंगे तो। अब तुम किसी लहर को बनाने के लिए समुद्र को तो दोष नहीं दे सकते। आखिर ऐसा किसने सोचा था कि इस तरह से अचानक कोई अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हो जाएगा। मैं जितना उसके बारे में सोचता हूँ मुझे वो उतना ही ज्यादा रेडिकुलस लगता है। वो एक मामूली सा वेसल, वो आगे की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसके सामने एक स्वॉर्ड आ जाती है, और ये स्वॉर्ड होती है जगर की जिसने जोबेट के गर्दन के सामने रखा था। फिर जोबेट कहता है ये तो कुछ ज्यादा ही गुस्से से भरा हुआ हेलो है, लगता नहीं कि इतना आगे जाने की जरूरत है। फिर जैगर कहता है अगर ये तुम हो तो मैं इतना आगे तो जा ही सकता हूँ। फिर जोबेट कहता है तुम यहाँ पर मेरा कब से इंतजार कर रहे थे, क्या तुम्हारे पास करने के लिए कोई और काम नहीं है। फिर जैगर कहता है आज मेरा छुट्टी का दिन है। फिर जोबेट कहता है क्या तुम्हें ऐसे नहीं लग रहा कि तुम्हारी आज की छुट्टी बेकार हो गई। फिर जैगर कहता है इस छुट्टी के दौरान तुम्हें अपने पहले के काम को निपटा लेना चाहिए। फिर जोबेट कहता है मैं समझता हूँ तुम इसके वजह से गुस्सा हो, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी। फिर जैगर कहता है क्या कोइंसिडेंस है, यहाँ पर मेरे पास भी कोई और चॉइस नहीं है। फिर जोबेट कहता है ये कितना ज्यादा उदास की बात है, हम दोनों का काम एक ही है, तो मुझे ऐसे लगा था कि तुम मेरी बातों को समझ सकते हो। फिर जैगर कहता है तो बताओ तुम क्या करोगे, अगर तुम्हारा मास्टर तुम्हें भौंकने को कहेगा तो क्या तुम भौंकोगी। फिर दिखाया जाता है उन दोनों के बीच काफी इंटेंस माहौल हो जाता है, और जोबेट जैगर के शॉट को अपनी उंगली में ऑरा को इकट्ठा करके रोका था। फिर उसके बाद जोबेट एक स्माइल करता है और कहता है मुझे ऐसे लगता है कि वार्निंग के लिए इतना काफी है। दूसरे लोग हमें शॉर्ट्समैन बुलाते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। आखिर तुम भी मेरी तरह एक कुत्ते हो जो तभी काटता है जब उसका मास्टर कहे। अगर तुम्हारा भौंकना पूरा हो गया हो तो तुम अपनी छुट्टी को एंजॉय कर सकते हो। और क्या तुम इतना ज्यादा ब्लड लस्ट दिखा के क्या तुम सजाट फैमिली के खिलाफ वॉर की घोषणा करना चाहते हो। वो इसके आगे कुछ बोल पाता कि उससे पहले ही जैगर उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच मार देता है, जिसके वजह से वो दीवार से टकरा के जमीन पे गिर जाता है और दीवार पे टंगी वेपन उसके ऊपर गिर जाते हैं। फिर जैगर अपने ऑरा को रिलीज करते हुए गुस्से से कहता है मेरे लॉर्ड काफी अच्छे हैं, इसलिए मेरे थोड़ा बहुत काटने की वजह से वो मुझ पर ज्यादा गुस्सा नहीं होंगे। फिर जोबेट कहता है लेकिन तुम इस बार इतना ज्यादा लक्की नहीं होगे, इसलिए इतना काफी है, अगर क्या हो आस पास कोई हो। लेकिन जैगर उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता और उसके पेट पर एक जोरदार पंच मार देता है, जिसके वजह से उसकी हालत काफी खराब हो गई थी और वह जमीन पे गिर जाता है और वो वहीं पर जोर जोर से खांसने लगता है। फिर जैगर कहता है हम दोनों का काम एक ही है, तो मैं श्योर हूँ कि तुम भी मेरी बातों को समझोगे, मैंने सही कहा ना। फिर जोबेट कहता है मैं सच कहूँ तो इतना काफी है। फिर जैगर गुस्से से कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि हम फिर दोबारा मिलेंगे, क्योंकि तुमने जो मेरे लॉर्ड को बेइज्जत करने की कोशिश की है उसकी पूरी कीमत मैंने अभी तक नहीं ली है। फिर जोबेट खड़े होते हुए कहता है हम लोग आज मिले या कल, लेकिन एम्पायर धीरे धीरे करके टूट रहा है, ये वो समय नहीं है जब लोग सिर्फ अपने इच्छा से ही एक साथ आ सकते हैं। फिर वो वहाँ से जाते हुए कहता है तो ठीक है जल्द ही फिर मिलेंगे। फिर जैगर उसकी बातें सुनकर सोचने लगता है उसने बिल्कुल सही कहा, वो समय आने वाला है, वो समय जब तलवारों की जरूरत पहले से भी कहीं ज्यादा होगी। फिर उसके बाद हमें उसी सूखे पेड़ का सीन दिखाया जाता है कि नीचे ब्लेड खड़ा होता है और वो सिस्टम से कहता है देखने से ऐसा लगता है कि वो कोई तुम्हारा पुराना फ्रेंड है जो तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा है। फिर सिस्टम कहता है सच कहूँ तो मुझे भी इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि उस स्नेक ने मुझे पहचान लिया, मैं भी उससे काफी ज्यादा हैरान था। फिर ब्लेड अपने शॉट को जमीन पर टिकाते हुए कहता है तो ठीक है, हमें यहाँ मिस एलिशा के आने से पहले इसे जल्दी से करना होगा। फिर वो अपने बॉडी को सिस्टम को दे देता है और सिस्टम अपने वर्ल्ड को एक्टिव कर देता है, और वो जैसे ही सामने देखता है उसके सामने वही व्हाइट स्नेक स्पिरिट था। अचानक
उसे अपने सामने देखकर ब्लेड थोड़ा सा घबरा जाता है। फिर ब्लेड थोड़ा सा घबराते हुए कहता है, ये तुम्हारा दोस्त है, मैं सही कह रहा हूँ ना? फिर सिस्टम कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा ही हो। फिर वो व्हाइट स्नेक स्पिरिट उसके पास आता है और वो गोल गोल घूमकर उसे घेर लेता है और ब्लेड उसके बीच में होता है। फिर ब्लेड कहता है, शायद ऐसा हो सकता है कि ये तुम्हें देखकर खुश हो और ये तुम्हें ग्रीट कर रहा हो, मैं सही कह रहा हूँ ना? फिर सिस्टम कहता है, हाँ ऐसा ही होना चाहिए। फिर वो स्नेक स्पिरिट ब्लेड को घूर घूर के देखने लगती है और वो अपने पोच को हिलाते हुए स्माइल करने लगती है, जिसे देखकर ब्लेड कहता है, अचानक से ये ऐसे क्यों कर रही है? फिर सिस्टम कहता है, स्पिरिट को बिल्कुल भी समझने की कोशिश मत करो, वो इसी वर्ल्ड का ही दूसरा रूप होते हैं। ये बात तो साफ साफ है, तुम्हारे जैसे मोटल की कमजोर सोल इस दुनिया में हो रही सभी चीजों को नहीं समझ सकता है। फिर वो एक जोरदार रॉर मारता है, जिसकी वजह से उसके आसपास से किसी तरह के एनर्जी के पार्टिकल्स निकल रहे थे। फिर जमीन में उगे घास फूस को दिखाया जाता है और उसमें से भी वही एनर्जी के पार्टिकल्स निकलने लगे थे और वो पेड़ भी चमक रहा था और इसे देखकर ब्लेड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर ब्लेड उसे महसूस करते हुए सोचता है, ये काफी वार्म है। फिर ब्लेड ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि वो एनर्जी के पार्टिकल्स ब्लेड के आसपास घूम रहे थे। उसे देखकर ब्लेड कहता है, क्या ये? फिर सिस्टम कहता है, ये तो काफी ज्यादा हैरान करने वाली बात है, मैंने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पर फॉरगेटन एनिग्मा को देखूंगा और ये असल में एक स्पिरिट ब्लेसिंग होती है। फिर हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो लोग इस्तुरमा वापस लौटने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। फिर लेडी अलीशा कहती है, सच में आप लोगों को ऐसा जाते हुए देखकर मैं काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ, मैं आप लोगों के लिए एक बड़े बैंक्वेट को रखना चाहती थी। फिर जोसेफ कहता है, आपने इतना सोचा यही काफी है, अभी समय है जो हैनाल फैमिली के अंदर दरार है उसे ठीक करने का, क्या आपको ये नहीं लगता? फिर लेडी अलीशा कहती है, शुक्रिया मिस्टर जोसेफ। फिर जोसेफ ग्रीड करते हुए कहता है, तो ठीक है, अब हम यहाँ से चलते हैं। फिर बटलर कहता है, प्लीज 1 मिनट रुकिए, बाइजेट के बेसल और सोआर के ब्लेड प्लीज आगे आओ। लेकिन ये बात सुनकर ब्लेड थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। फिर जोसेफ कहता है, ठीक है ब्लेड आगे जाओ। फिर ब्लेड भी कहता है, ठीक है सर जोसेफ, और वो आगे चले जाता है, जिसे देखकर जैगर कहता है, ऐसा लगता है कि उन्होंने सेरेमनी की तैयारी पहले से ही करके रखी थी। फिर जोसेफ कहता है, देखकर तो ऐसे ही लगता है, पर मैंने पहले ही बोल दिया था फेयरवेल सेरेमनी जितना हो सके उतना ज्यादा सिंपल रखना। फिर बटलर घुटने टेकने के लिए कहता है और ब्लेड भी वैसे ही करता है। फिर लेडी अलीशा कहती है, मैं सच में तुम्हारे लिए काफी ज्यादा ग्रेटफुल हूँ सोआर के ब्लेड, अगर तुम यहाँ नहीं होते तो मैं भी अभी यहाँ पर खड़ी नहीं होती। तुमने हमारे हॉनर को प्रोटेक्ट किया है और इस डुअल में होने वाले धोखे से एक रोशनी की तरह बचाया है। चाहे हम तुम्हें कितना भी ज्यादा ग्रेटिट्यूड क्यों ना दे दे, वो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा कम है। फिर वो अपने रुमाल को देते हुए कहती है, हालांकि तुम एक नाइट नहीं हो, लेकिन मैं अपना नाम तुम्हें सौंपना चाहती हूँ और ये एक ऐसा पर्सन है जो नाइट से भी ज्यादा ऑनरेबल है। फिर जोसेफ उसे देखकर सोचने लगता है, जैसे कि मैंने सोचा था, वो औरत सच में काफी होशियार है। वो ब्लेड जैसे कॉमन प्रोस्पेक्ट की मदद से बजट हाउस होल्ड से रिलेशनशिप बनाना चाहती हैं। वो ग्रेटिट्यूड दिखाने के साथ साथ अपने फायदे को भी देख रही है। फिर ब्लेड उस रुमाल को देखते हुए सोचने लगता है, ये सच में काफी ज्यादा वैल्यूएबल है, क्या मुझे इसे सीधे सीधे ले लेना चाहिए? फिर ब्लेड जैगर की पहले की बातों को सोचने लगता है, जहाँ जैगर ने कहा था, अगर तुम्हें नोबल कोई भी चीज देता है तो तुम्हें उसे ले लेना चाहिए, ये एक बेसिक मैनर है, क्या तुम्हें ये भी नहीं पता? फिर वो सोचने लगता है, पिछली बार सर रोटिकर से मैंने पीनट लेने से मना कर दिया था, जिसके वजह से मुझे बाद में काफी ज्यादा सुनना पड़ा था। फिर वो ये सब सोचने के बाद लेडी अलीशा को शुक्रिया बोल के लेडी अलीशा के हाथों से रुमाल ले लेता है, जिसे देखकर वहाँ खड़े जितने भी लोग थे उन लोगों के मुंह खोले के खुले रह जाते हैं। उसे देखकर जगर अपने सिर पे हाथ रख लेता है। फिर जोसेफ कहता है, ये बात तो मेरे दिमाग में बिल्कुल भी आई नहीं थी कि ये सोआर की छोटी बस्ती में पला बड़ा है, इसलिए नोबल की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानता। फिर बटलर घबराते हुए कहता है, ये सही तरीका नहीं है, इस तरह से नहीं करते। फिर हमें बताया जाता है, कोई भी लेडी अपने रुमाल को ऑनर के सिंबल के तौर पे 2 तरीकों से देती है, पहला उसके शॉर्ट के आखिरी में बांधना और दूसरा हैंड टू हैंड दे देना। जो पहला होता है वो ऑनर के लिए होता है और जो दूसरा होता है वो प्यार के लिए। और वहाँ पर एक पल के लिए रोमांटिक मोमेंट हो गया था। फिर लेडी अलीशा ब्लेड को देखकर शर्माने लगती है, पर ब्लेड को तो कुछ समझ ही में नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा